बजट जो हो ज्यादा उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए उसके पास जो सबसे बजट डायरेक्टर को अपॉइंट करने से उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है जी, क्योंकि बजट डायरेक्टर उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो अपने अकाउंटिंग पे ही बजट डाल दे, यानी जब अपने अकाउंटिंग्स को वो डेवलप करे तो ही शुड कीप एज अ बजटिंग एज अ कंट्रोलिंग टूल्स। यानी कि आपने कभी देखा होगा, आई डोंट नो हाउ यू आर वर्किंग, तो आपने अपने ऑफिस के अकाउंटिंग सिस्टम को अगर आप कभी एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीजें समझ आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। कि आप देखिएगा किसी किसी कंपनी में अगर आप ओरेकल यूज करते होंगे तो ओरेकल पे क्या होता है, जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है कि ओरेकल का चार्ट ऑफ अकाउंट जो होता है वो दो लेवल पे होता है, एक होता है पेरेंट्स लेवल, दूसरा होता है चाइल्ड लेवल, ठीक है। तो पेरेंट लेवल लाइक 54100, तो इसमें कोई एक एक्सपेंसेस को डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ मान लो कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ बुक्स को डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर छोटी छोटी चीजें जो है 541 542 ऐसे करके उन्होंने क्या करना होता है, उसके बाद वो चाइल्ड लेवल पे बजट को ये करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि वो जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि ये उनका बजट था, अब इसके बजट को वो स्प्लिट करते हैं दो तीन जीएल पे, तो ये उनका जो है वो ऑपरेटिंग जीएल टाइप का हो जाता है। तो इस जीएल पे जैसे 1, फिर उसके बाद इसकी सीरीज बनाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 2, और इस पे क्या होगा, और यहाँ पे वो बजट दे देंगे, ये पेरेंट्स कोड पे वो बजट दे देंगे। अगर किसी ने ओरेकल पे काम किया हो तो उनको ये पता होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो बजट दे देंगे, बोल देंगे कि इस काम के लिए हमने कितने की बजट दे दी है जी, बजट हमने 500 दरहम की दे दी है, 500 रुपीज की दे दी है। अब एक्चुअल इसके अगेंस्ट में बुक होगा, ठीक है। अगर एक्चुअल 501 भी होगा तो सिस्टम इनको अलाउ नहीं करेगा, सिस्टम विल नॉट अलाउ। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग द करेक्ट यूज ऑफ बजटिंग। तो ऐसा कर देने से क्या होगा, ये करेक्ट यूज होगा, 100% यूटिलाइजेशन होगा। तो ये होता है ओरेकल पे, इस तरह से बजट कंट्रोल होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सैप, अगर किसी ने सैप पे काम किया होगा तो सैप पे जो बजट मेंटेन होता है उसके लिए कॉस्ट सेंटर होता है, बेसिकली कॉस्ट सेंटर, और साथ में वो यूज करते हैं जीएल कोड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे दे कीप द बजट, ताकि उनको क्या होता है इस बेसिस पे जब वो बजट रखते हैं तो अगर कुछ भी चेंजेस, कुछ भी जैसे मान लो कि वो एक कॉस्ट सेंटर बना दिया 2100 और जीएल लगा दिया 54101, इस तरह से करके उनका इस कॉम्बिनेशन में रहेगा। इस पे वो 500 का बजट अलोकेट कर देंगे। और अगर किसी बंदे ने अगर एक एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर 501 रुपए का भी मारने का कोशिश किया तो सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा, सिस्टम विल नॉट अलाउ, ठीक है, ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ द बजटिंग प्रोसेस इफ ही सिंक्रोनाइज हिज बजटिंग प्रोसेस विद द अकाउंटिंग सिस्टम, तो उसमें उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकली अगर ये बातें समझ आ गई होंगी तो आपके पास अगर क्वेश्चन कभी चेंज भी कर दे और आपसे पूछे कि आप बताओ कि कौन से सिचुएशंस में आपको मैक्सिमम या बेस्ट बेनिफिट्स आप ले सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये काम करूंगा कि व्हेन आई डेवलप द बजट, व्हेन आई डेवलप माय अकाउंटिंग सिस्टम, आई विल पुट माय बजट देयर सो दैट रियल टाइम बेसिस पे हमारा कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग होता रहे, रियल टाइम बेसिस पे आपके कंट्रोलिंग चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पहले क्वेश्चन की आंसर हुई, ये उसका प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ आंसर करने का। सेकंड में क्या है कि आपसे बोला गया कि द बजट दैट डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म पोजीशंस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटिटी विद इन द एनवायरनमेंट इन इट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के बारे में बात कर रहा है, साथ में आपकी ऑब्जेक्टिव एंड एंटिटी जिस इन्वायरमेंट में काम करती है उसके साथ अलाइन होके, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। तो यहाँ पे जो 3 बजट्स दिए गए हैं, कैपिटल बजट होता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग में होता है। लेकिन उसके साथ में एक छोटी सी चीजें क्या होती है, वो किस मतलब वो एक
खास काम के लिए कैपिटल बजट लेते हैं, ठीक है। वो एक स्मॉल मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स का वो एक पार्ट होता है कि हम एक फैक्ट्री बनाएंगे, यानी आपका बिजनेस बनाना ये आपका बड़ा गोल है, बिजनेस को रन करना एक बड़ा गोल है। उस गोल को कैटर करने के लिए आप एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज थ्रू द कैपिटल बजट। ऑपरेटिंग बजट जो होता है, जो आपके साल भर के बजट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके जो लॉन्ग टर्म बजट्स होते हैं उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। पहले तो स्ट्रेटेजिक बनता है, फिर लॉन्ग टर्म बनता है, फिर लॉन्ग टर्म के बाद उसको आप जब शॉर्ट टर्म में लाते हैं तो वो ऑपरेशनल बजट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कैश मैनेजमेंट बजट जो होता है वो आपके ऑपरेशनल बजट का पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम स्ट्रेटेजिक बजट बनाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म पोजीशंस एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होके बना रहेगा। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक बजट के बारे में। फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वी कंसीडर एज द इंडिपेंडेंट आइटम इन प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर बजट। तो इसमें से कौन सा आइटम जो है इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाकी सब की लिंकेज होगी, इसके अंदर आपको चेक करना है कि इसमें इंडिपेंडेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए इंडिंग इन्वेंट्री का जो लिंक होगा वो किससे हो सकता है। सबसे पहले ये फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट का जो है, जो आईएस होता है, इनकम स्टेटमेंट का जो ये बनता है, जो नेट रिजल्ट बनता है, वो नेट प्रॉफिट जो है वो आपके फाइनेंशियल पोजीशंस में जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट, जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनेगा वो होता है। तो यानी यहाँ का जो रिजल्ट है वो इसमें जाएगा। इन्वेंट्री का जो रिजल्ट होगा वो आपके फाइनेंशियल पोजीशंस में भी जाएगा, बिकॉज ये होता है क्योंकि इन्वेंट्री जो होता है वो आपका करंट एसेट होता है। यानी ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, एक्सेप्ट सॉरी ये वाली इन्वेंट्री जो है ए सी और डी एक दूसरे से लिंक्ड है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो है वो इन तीनों से लिंक्ड नहीं है, ये तीनों से लिंक्ड नहीं है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजट को है अलग से आप शो करते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो तीनों होते हैं ये तीनों ऑपरेशनल बजट्स होते हैं, कैपिटल बजट को छोड़ के। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैपिटल बजट में बी प्रिपेयर्ड मोर देन अ ईयर इन एडवांस अनलाइक अदर एलिमेंट ऑफ द मास्टर बजट। तो मास्टर बजट के अंदर में क्या होता है जी, because the long term commitment that must be made for the some time of the capital investment planning must be done in far in advance because it's based on the future years as opposed to the current year needs। तो ये बाकी जो तीन जो थी वो आपके ऑपरेशनल बजट थे और करंट ईयर नीड्स को कैटर कर रही थी। फिर यहाँ पे बात आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली नॉट साइटेड एज बीइंग एन एडवांटेज ऑफ द फॉर्मल बजटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा चीज जो है जिसको आप बोल सकते हो कि ये एक तरह से आपका बेनिफिट्स नहीं है, यानी बेनिफिट्स नहीं है इसका मतलब क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि post management to evaluate the reasonableness of the assumptions and used and goal identify in the budgetary process। तो ये बजटरी के एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं। दूसरा है इंश्योर द इम्प्रूव्ड कॉस्ट कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिवेंट द इनएफिशिएंसीज, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात, ये देखिए इनएफिशिएंसीज जो होता है ये बोला नॉट साइटेड एन एडवांटेज बट दिस इज एन एडवांटेज, दिस इज एन एडवांटेज। तो नॉट साइटेड एड एडवांटेज इसमें से बताना था, यानी कि हमको डिसएडवांटेज के बारे में पूछ रहा था, बट ये मेरे लिए क्या है, एडवांटेज है। ये मेरे लिए क्या है जी, एडवांटेज है, बिकॉज ये हमको क्या बताता है, ये मेरे को हेल्प करता है ताकि हम टाइम से सारी चीजें कर सकते और हम अपनी इफिशियंसीज को इम्प्रूव कर सके और हम टाइमली रिपोर्टिंग कर सके, हम टाइमली कम्युनिकेशन कर सके। तो ये बजट्स के जब बेनिफिट्स पढ़े होंगे आपने तो ये उसके ही बेस पे ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बोला गया है कि द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बजट्स। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बजट बनता कैसे है, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना होता है एक सेल्स बजट बनाते हैं। सेल्स बजट में से अगर हम क्या निकाल देंगे, जीपी अगर हम निकाल देंगे सेल्स बजट में से, अगर ये सेल्स हो गया इसमें से हमने अगर जीपी को लेस कर दिया, लेस जीपी कर दिया, तो जो बचेगा वो मेरे लिए क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला हमसे इस तरह से हम अपने पर्पस को, इस तरह से हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट बना लेंगे। तो ये हम जीपी माइनस करने के बाद जो बनेगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
बजट बनेगा। बोल रहा है कि इसमें से जो इंफॉर्मेशन है जो कि मोस्टली रिलेटेड है, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन दी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड। तो इसमें से हमको बताना है कि अगर हमको मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर बनाना है तो हम इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हमको करेक्ट रिजल्ट देगा, कौन सा कॉम्बिनेशन हमको करेक्ट रिजल्ट देगा। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है। अब इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक अगर माइनस कर देंगे तो जो हाथ में मेरे आएगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। So there is a one way, there is a this way we can get our things। तो हमारा मान लो कि सेल था, सेल पे अगर मेरा 25 रुपए का 25% का जीपी है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है मेरा कितने का आ गया जी, 75 आ गया। उसके बाद अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपए का है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास से 8 रुपए का था, इसका मतलब मेरे पास जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ वो कितने का होगा, ये हो गया 77 का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ। तो दिस इज रिवर्स कैलकुलेशन। अगर हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे इसका मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगा। यहां से हम लोग का गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये हमारा ये अप्रोच होता है। यहाँ ये हमारा फॉरवर्ड अप्रोच हुआ अपना कैलकुलेशन करने का। तो से मान लो 50 रुपए का यहाँ पे लगता है, 10 रुपये यहाँ पे लगता है और ये 17 लगता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मेरे लिए इस सवाल पे क्या आएगा, 77। तो या तो हम ये बैकवर्ड अप्रोच चेक करेंगे, नहीं तो हम ये फॉरवर्ड अप्रोच चेक करेंगे। दोनों से हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का बजट बना लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोला कि देखिए हम इसमें क्या क्या लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इसने बोला कि हम जो लेने वाले हैं, ए में बोला है कि मटेरियल यूज लूंगा, लेबर आवर लूंगा, ओवरहेड अप्लाई लूंगा और साथ में बोला खाली एंडिंग ऑफ WIP लूंगा। तो ओनली एंडिंग ऑफ WIP ही कैन नॉट टेक, ही हैज टू टेक एंडिंग प्लस ओपनिंग, यानी क्लोजिंग प्लस ओपनिंग दोनों लेना पड़ेगा, यानी ये लाइन गलत हो गया। आइए फिर हम देखते हैं कि अगर हमको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बजट बनाना है तो फिर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मटेरियल फी, चाहिए लेबर फी, चाहिए ओवरहेड प्लस WIP इन्वेंटरी। जब WIP इन्वेंटरी या WIG वर्क इन प्रोग्रेस वाला अगर कोई इन्वेंटरी लेते हैं तो जब ये पूरी इन्वेंटरी ले रहा है इसका मतलब ही इज टेकिंग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, बोथ ही इज टेकिंग। तो आई मे कंसीडर दिस एज अ परफेक्ट आंसर, बट स्टिल आई विल गो विद द अनदर वन। ये बोल रहा है कि आपका मटेरियल लूंगा, लेबर लूंगा, ओवरहेड लूंगा, WIP इन्वेंटरीज लूंगा एंड फिनिश गुड्स इन्वेंटरी बजट। बट की फिनिश गुड्स का हमको इन्वेंटरी बजट नहीं लेना है, क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक लेना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होता तब हम जाके फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी को कंसीडर करते, यानी ये भी लाइन अपने आप में इनकरेक्ट है। फिर है मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड अप्लाइड एंड फिनिश गुड्स ऑपरेट। तो फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी नहीं लेनी है। अगर ये यहां तक आंसर होता देन आई वुड हैव गिवन दिस आंसर एज द सेकंड प्रेफरेंस, because this has the complete information, this has a little less information, but ये लाइन ऐड कर दिया फिनिश गुड्स, इसके कारण ये वाला ऑप्शन से बाहर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट लेते हैं। तो देयर इज टू अप्रोच, आइदर आप बैकवर्ड अप्रोच ले सकते हैं। बैकवर्ड में आपने सेल्स लिया, जीपी हटाया, उसमें से जो आया उसमें से आपने क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक माइनस किया, जो बचा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा। दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड अप्रोच। देयर इज अ फॉरवर्ड, यानी आगे इधर से जीरो बॉटम अप अप्रोच कर सकते हो आप। इसमें मटेरियल लिया, ओवरहेड लिया, लेबर लिया एंड ओवरहेड लिया। तो जब हम ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब लेते हैं तो उसी में हम ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP का हम यूज कर लेते हैं, दैट वी आर अप्लाइंग टू गेट आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, बोल रहा है व्हेन द बजट्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एंड टू सेट द लिमिट ऑफ स्पेंडिंग। तो हमको ये बोल रहा है द प्रोसेस विल ऑफन रिजल्ट अ डिपार्टमेंट एडिंग सम एक्स्ट्रा टू इंश्योर द बजट। तो हमने क्या बोला था कि जब आप कोई काम करते रहे, अब मान लो कि ये सवाल पे हम आ रहे हैं, तो हमारे पास हमने बजट दे रखा था कि इस कॉम्बिनेशन पे हमने बजट दे रखा था 500 का, और हमने 501 एक्चुअल हो गया, तो इस 1 रुपए के कारण ये बजट मेरा फेल हो जाएगा। तो आई विल आस्क सम ऑफ द मैनेजर, ठीक है, जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर क्या करेंगे, इसमें एक बजट इन करेंगे 1 रुपीज से, एंड ये जो बजट इन बाय 1 रुपीज हुआ ना, एक्चुअल में दैट इज कॉल्ड द बजटरी स्लैक। उनको हम क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द बजटरी स्लैक। अब हम इसको, हम बजट को ये कर लेंगे, अब हम इस बजट को, अब ये मेरे को अलाउ हो जाएगा। तो ये जो 1 रुपीज इंसर्शन प्रोसेस है ना, ये 1 रुपीज का या 1 दिरहम को जो हमने एक्स्ट्रा डाला, दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड द बजटरी स्लैक। उसको हम क्या बोलते हैं जी, बजटरी स्लैक। तो बजटरी स्लैक का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था। नाउ इट इज द जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ दिस लर्निंग। ठीक है, तो हम 1 रुपया जब हायर मैनेजर से रिक्वेस्ट करके डलवा लिया था, तो उसको हम बजटरी स्लैक बोलते हैं। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग बजट इज मोर एक्यूरेट। तो सबसे पहले सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग बजट के बारे में बता दूं। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग बजट मोस्ट ऑफ द टाइम किसके ऊपर होता है, सेल्स जितना करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज, या अगर यूनिट बेस्ड है तो जितना यूनिट सेल कीजिएगा उसके ऊपर जो आपने प्राइस, लाइक देयर इज अ टू वे ऑफ मेकिंग द सेल्स एंड एडमिन बजट। देयर इज अ टू वे। पहला, मान लो कि आपने 500 यूनिट सेल करा और हर सेल्स के लिए आपको सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है से 25 रुपीज। तो आपका जब हम बजट बोलेंगे तो आपने क्या करना है, बजट फॉर सेल्स आपने कैसे निकालना है, बजट फॉर सेल्स अगर निकालना हुआ तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 500, तो आपका आंसर 12,500 आएगा। देयर इज अनदर वे, वहां पे क्या होगा, ये परसेंटेज वेल होगा, मतलब सेल्स की वैल्यू जो है, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंस जो है वो है कितना करके, सेल्स एंड एडमिन जो है वो है एट द रेट ऑफ ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेल्स कर दिया, ये आपका सेल हो गया 100,000 का, ठीक है। और आपका जो सेल्स का जो सेल्स एंड एडमिन का जो रेट है वो है 8% का। इसका मतलब ये है कि अगर जब आपको बजट बनाना पड़ेगा तो क्या बनाना पड़ेगा जी, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका 8,000 का बजट आ जाएगा। तो देयर इज टू वे ऑफ मेकिंग द सेल्स एंड एडमिन बजट। सेल्स एंड एडमिन बजट बनाने का देयर इज अ टू वे ऑफ डूइंग इट। तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं। मिराज भाई, जी सर जी। सर्विसेज के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? ये तो मैन्युफैक्चरिंग का चलो एक पोर्शन है, सर्विसेज भी क्या होगा, ओपन होगा या उसकी भी कोई डिफाइंड बेंचमार्क होगा? बस देखिए, सर्विसेज में जैसे हम लोग बेसिकली सर्विसेज में डील करते हैं, तो हमारे यहाँ जो क्या होता है, जो बजट अलोकेशन है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम डेडिकेटेड आवर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सर्विस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो बजटिंग होता है ना, वो डेडिकेटेड आवर बेस्ड होती है। ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि सेल्स एंड एडमिन अगर हम यहाँ पे जैसे बोल दिया कि 1,000 यूनिट, तो आपके पास 2 तरह के प्रोडक्ट होंगे या 4 तरह की सर्विसेज होंगे। लाइक हमारे यहाँ पे 4 तरह की सर्विसेज है, हम जिस बिजनेस में है उसमें एक सर्विस है एडुकेशन, दूसरी एक सर्विस है जिसमें हमारा काम होता है लाइक फैसिलिटी मैनेजमेंट, तीसरी एक सर्विस है जो मेरे यहाँ काम होता है डेवलपमेंट, जिसको हम रियल एस्टेट बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, वो जो बाकी जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो सेल्स हो, लीगल हो, वो हम लोग वो उनसे पूछते हैं कि आपका जो डेडिकेटेड आवर्स था वो कितना लगा था। तो वो बोलते हैं कि मेरे वीक के जो 48 आवर्स होते हैं, वीक में जो मेरी 48 आवर्स होती है, मैं इसके 15 घंटे जो होता है मैं रियल एस्टेट पे लगा देता हूँ, और उसके बाद बाकी के जो है 20 घंटे मैं लगाता हूँ किस पे, मतलब एफएम पे। तो मेरे पास 35 हो गए। बाकी के जो 13 आवर्स लगते हैं वो मैं एजुकेशन सपोर्ट में लगाता हूँ। तो इस तरह से इस रेशियो पे उनके जो कॉस्ट होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन दे डू द बजटिंग और द एलोकेशन दे फॉलो दिस प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब इस पे आते हैं, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि सबसे पहले बोल रहा है कि पहले तो इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज मोस्ट एक्यूरेट बताना है, उसमें भी इसके बेस पे अपने तरफ से आंसर नहीं करना। तो इसमें बोल रहा है कि यूजुअली ऑप्शनल, ये ऑप्शनल तो नहीं होता, क्योंकि आपको अगर पूरी प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट अगर बनानी है तो यू हैव टू कंसीडर दिस। अगर आपने पूरी की पूरी प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट बनानी है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, यू हैव टू मेक इट। ठीक है, साथ में ये बोलना है कि फिक्स्ड इन नेचर होता है, ये बात अपने आप में एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि सेल्स के कुछ परसेंटेज जो होंगे वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड होंगे, सर्विस बेस्ड होंगे, लाइक फोन कॉल्स, वो क्या होते हैं, वो फिक्स नहीं होते। हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट के फोन कॉल्स ज्यादा अटेंड करने होते होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के फोन कॉल्स कम होंगे। ठीक है, तो वो फिक्स्ड हम नहीं कह सकते। तो यानी ये दो लाइन तो अपने आप में इनकम्प्लीट है, हम इनको कंसीडर ही नहीं कर सकते मोस्ट एक्यूरेट के लिए। फिर बोल रहा है आर डिफिकल्ट टू एलोकेट बाय मंथ्स एंड मोस्ट प्रिस्क्राइब एज वन नंबर फॉर द एंटायर ईयर। ये लाइन अपने आप में इनकम्प्लीट है, बिकॉज कि अगर मंथली नहीं होगा तो अगर मेरे को मंथली बजट बनाना है देन दिस सेंटेंस इज नॉट वैलिडेटिंग, इज नॉट वैलिड फॉर दैट। फिर आगे बोल रहा है कि इज नीड टू बी इन डिटेल इन ऑर्डर दैट द की असम्पशंस कैन बी बेटर अंडरस्टूड। सो ये लग रहा है कि हाँ, ये लाइन थोड़ी एक्यूरेट इसलिए है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनको मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म में चाहिए, और ताकि ये इनको अपने डिसीजन मेकिंग में ज्यादा बेहतर यूज कर सके। ठीक है, और साथ में इन्होंने वही लिख दिया कि सेल्स एंड प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेल्स बजट में, क्योंकि मैंने बोल ही दिया था कि सेल्स बजट के बेस पे ही आपकी बाकी के दूसरे बजट्स बनते हैं। ठीक है, एंड दे आर अमंग द कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग बजट लाइक द प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। अगर आपको बनाना है तो आपको इनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इट इज टू बी कंस्टिट्यूट, इट इज टू बी द पार्ट ऑफ दैट प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको फिक्स नहीं मान सकते, यानी आप इसको ऑप्शनल नहीं मान सकते। आपको अगर प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट मंथली बनाने हैं तो आप वेट नहीं कर सकते कि हम 12 महीना तक वेट करेंगे देन आई विल प्रिपेयर दिस बजट। तो यानी कि इस लाइन पे हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि इट इज टू बी मोर डिटेल सो दैट पीपल कैन have the more understanding और उनको अपने तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। पर एप्लीकेशन का मैंने बता दिया आपको चल के कि there is two तरीका, इधर वो यूनिट बेस्ड हो सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज बेस्ड हो सकते हैं। फिर बोला गया कि एबीसी इज एंटिसिपेटिंग दैट द मेजर सप्लाई माइट एक्सपीरियंस अ स्ट्राइक। इस क्वेश्चन में बोलता है कि उनको लगता है कि बहुत सारे सप्लायर्स जो है स्ट्राइक पे चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एम्फसाइजेस ऑन द क्वालिटी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैन नॉट बी स्टोर। जिस काम के में आप इंगेज्ड हैं वो काम में आप जो प्रोडक्शंस बना के एक्स्ट्रा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो आइटम पेरिसेबल है। तो आप उस सिचुएशंस में अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे? व्हेन डेवलपिंग द कंटिंजेंसी बजट। कंटिंजेंसी बजट का मतलब कोई बंदा मेरे को एक बार एक छोटी सी चीज को डिफाइन करके बता सकता है क्या कि कंटिंजेंसी रिजर्व क्या होता है, कंटिंजेंसी बजट्स क्या होते हैं? कंटिंजेंसी बेसिकली क्यों चाहिए? कंटीजेंसी प्लान एक रखा जाता है जिसमें थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं 10 से 15% के, इन केस अगर हमें स्क्वीज करना पड़े, लाइक बहुत टाइट सिचुएशन में जाना पड़े तो हम उसको श्रिंक कर सकें, या कुछ फैक्टर होता है जिसमें आप मार्जिन ऑफ एरर रखते हैं। देखिए, तो सीधी बात ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के साथ डील कर सकें। जी सर। सिचुएशन से डील करने के लिए इन सिंपल लैंग्वेज, है ना? तो ये सारी चीजें हमें बनानी पड़ती है। अब हमसे बोला कि एज अ कंटिंजेंसी बजट आप इसमें से कौन से बजट के ऊपर आप फोकस करेंगे? तो इन्होंने बोला कि आपको फिनिश गुड्स नहीं रख सकते, क्यों? वो पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा। ठीक है, कैन नॉट कीप एन एक्स्ट्रा, रीजन बोल दिया कि वो खराब हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अभी सिचुएशन ये है कि आप क्या करेंगे?
when developing that he would anticipated a raw material buildup and the most two significant उनको बताना है कि इसमें से कौन सा दो बजट उनके काम में बेहतर, आप उनको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने बोला कि प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड रॉ मटेरियल बजट। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन वॉल्यूम का आउटपुट क्या होता है? फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन वॉल्यूम बजट जब बनाते होंगे, प्रोडक्शन बजट जो बनाते हैं, तो उसका आउटपुट क्या है? फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन के बाद क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या है? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड है। तो इसका मतलब है कि हम इसको ले नहीं सकते। क्यों? हमने पहले भी बोल दिया कि हम फिनिश गुड्स वाला काम ही नहीं करने वाले, क्योंकि फिनिश गुड्स हम रख नहीं सकते। ठीक हो गया। फिर बोल रहा है कि सेल्स एंड एंडिंग इन्वेंटरी। जब ही बोल रहा है कि एंडिंग इन्वेंटरी, अगेन ये बोल रहा है फिनिश गुड्स, क्योंकि सेल और एंडिंग इन्वेंटरी का रिलेशन किससे है? फिनिश गुड्स से। अगेन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये फिनिश गुड्स है। फिर आ जाओ, फिर प्रोडक्शंस को ले लिया, यानी फिर फिनिश गुड्स लगा दिया, नहीं रख सकते। तो अगर आप रख क्या सकते हैं, तो आप रख सकते हैं या रॉ मटेरियल रख सकते हैं, और साथ में आपको एक कैश का कंटिजेंसी, कैश का बजट रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने सिचुएशन के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में डील कर सके। क्या कर सकते हैं? बेस्ट सिचुएशन से। अब बात आता था कि आपका कंटिन्यूअस बजट क्या है। तो कंटिन्यूअस बजट जो होता है वो इस तरह से आप समझ लें, कोई बात नहीं, उसको चिपका दो। हाँ जी, कंटिन्यूअस बजट कैसे होता है? मान लो आपने जनवरी, फरवरी, पता नहीं जो था वही ला, पता नहीं, अब वो उसको पता चल गया, बिहारी ठग दिया। हाँ जी, तो जैन, फेब, मार्च 3 महीने का आप बजट बनाते हैं अपने ऑफिस पे। तो जनवरी खत्म हो गया, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे अप्रैल इंक्लूड करना है, ताकि आपका 3 महीने वाला जो क्राइटेरिया हो, क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। 3 महीने का क्राइटेरिया क्या हो जाए जी? फुलफिल हो जाए। क्योंकि आपको ये कंटिन्यूअस बजट का मतलब क्या होता है? आपको 3 मंथ बजट रखने पड़ते हैं, 3 मंथ्स बजट रखने होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च आपने रखा था। जब जैन कंप्लीट हो गया, जैन कंप्लीटेड, जैन कंप्लीटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्च को, सॉरी अप्रैल को आपको क्या करना पड़ेगा जी? इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आ जाओ, फैब अगर कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? मई आ जाएगा। क्यों? फिर आपके पास 3 महीना आपको पुराना है जी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? मई को क्या करना पड़ेगा जी? अब मई इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? करंट मंथ को हटाएंगे, अगला मंथ ऐड करेंगे। देखिए इसका डिफिनेशन बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। कंटिन्यूअस बजट का मतलब होता है ड्रॉप द करंट मंथ और करंट क्वार्टर, एड द फ्यूचर मंथ्स और क्वार्टर एज द करंट मंथ इज कंप्लीटेड। जैसे ही आपका करंट मंथ कंप्लीट होगा, वैसे ही आप उसको ड्रॉप करके नया वाला मंथ ऐड कर लीजिएगा जी। ठीक है जी, इसका मतलब इसके बारे में बात हो रहा है। राज भाई, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिएगा। या है, ये मैंने प्रैक्टिकल ही दिया आपके ऑफिस में। नहीं, वो समझ आ गया इंडस्ट्री के हिसाब से, यानी इसका क्या होगा कि ये प्रोडक्शन में या नहीं, आप कैश बजट बनाते होंगे ना? जी बिल्कुल। तो कैश में मैक्सिमम एक एवरेज कंपनी का प्रैक्टिस क्या होता है कि वो 3 महीने की बजट बनाती है। आई गॉट इट। ये कैश फ्लो के साथ लिंक तो नहीं है कहीं? हाँ, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी समझ आ गया। कैश बजट बनाते हैं तो बेसिकली आप मतलब एक एवरेज कंपनी 3 महीने का कैश बजट बनाती है, या कैश फ्लो जिसको आप बोलने वाले थे, बनाती है ना? जी, कैश फ्लो का मार्जिन 3 मंथ का रख के चलती है। हाँ, जनरल मैं बता रहा हूँ, मैं कोई कंपनी 6 भी महीने की रख सकती है, डिपेंड, बट एक एवरेज कंपनी जो भी होती है 3 महीने का अपना प्रोजेक्शन बनाती है।
जिसको हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बोलते हैं या कैश बजट बोलते हैं, जो भी है। तो मान लीजिए कि आप जिस दिन दिसंबर कंप्लीट कर रहे थे, दिसंबर 2020, अभी पिछला महीना, तो आपने अपने मैनेजर्स ने आपको क्या बोला होगा, भाई 3 महीने का तुम प्रोजेक्शन दियो। ने आपको क्या बोला कि भाई 3 महीने का आप मेरे को प्रोजेक्शन दीजिए, तो आपने ये एक्चुअल डेटा दिया होगा उसको, और 3 महीने का आपने उनको प्रोजेक्शन दिया होगा। अच्छा, ये काम तो वन टाइम नहीं है ना, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब जनवरी आ गया, जनवरी खत्म हो गया, तो आप अपने मैनेजर को जनवरी का एक्चुअल दीजिएगा, और बाकी आप क्या कीजिएगा, जनवरी एक्चुअल देने के बाद फेब, मार्च का प्रोजेक्शन, मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि अगला को आपको हमेशा 3 महीना वेल इन्फॉर्म्ड रखना है। यू कैन नॉट कीप हिम इन, हाँ। तो यानी कि अब ये वाला का कलर, एक्चुअल वाले का कलर अब चेंज हो जाएगा, ये कलर बन जाएगा, और ये वाला पोर्शन जब आप उसको दीजिएगा तो ये बोलिएगा ये वाला जो कलर है ब्लू है, ये मेरा प्रोजेक्टेड है सर। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बजट। तो ये प्रोडक्शन में हो सकता है, ये कैश में हो सकता है, ये एक्सपेंस में हो सकता है, ये किसी चीज में भी हो सकता है। क्लियर? इसका लेकिन सबसे बेहतर एग्जांपल है कि कैश बजट और प्रोडक्शन बजट, क्योंकि इस दो मामले में आपकी चीजें तुरंत तुरंत चेंज होती रहती है, और इससे कंपनी का ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कैश फ्लो पे। तो अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगी तो फिर आप अच्छे से एडवाइस नहीं कर पाइएगा। ये बेसिकली मैं प्रैक्टिकल ऐसी एग्जांपल ये दूं कि जो हमारे पास बेसिकली होल्डिंग बिजनेस होता है, उसमें एक ग्रुप के अंदर 8-9 बिजनेस लाइन होती है। हाँ, तो कैश तो बहुत मैंडेटरी है, समझिए। हाँ, तो वो फिर वो क्या करते हैं, प्रोजेक्शन मांगते हैं कि एक कंपनी है जैसे रियल एस्टेट है, जिसका रेंटल बिजनेस है, उसे रेंट 6 माह का, साल का इकट्ठा आ जाता है, तो वो उससे उतना ही देते हैं, यानी कैश फ्लो उतना ही देते हैं जो उसका 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ की प्रोजेक्शन ले लेते हैं, बाकी वो कैश दे के यूटिलाइज करते हैं कहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी पर्पस ही क्या है कि आप इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर उसको डिफाइन करें तो आप क्या बोलेंगे? बेसिकली ये प्रोजेक्शन है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज है। हाँ, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस बजट का डिफिनेशन इससे बेहतर आसान नहीं हो सकता। आइए फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बात करते हैं। पहले ये कंटिन्यूअस बजट इज क्लियर फॉर यू। नाउ अब आइए फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, अब देखिए फ्लेक्सिबल बजट काम कैसे करता है। मान लिया आपने एक स्टैटिक बजट बनाया, स्टैटिक का मतलब जो ईयर के बिगनिंग में बनाते हैं आप, स्टैटिक बजट बनाया, और इसको आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना होगा, प्रोडक्शन या सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच में आप इसको कैश में स्प्लिट कर दीजिएगा तो हो सकता है कि हम उतना अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाए। तो आप इसको प्रोडक्शन या सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, क्योंकि एग्जाम के सारे क्वेश्चन या वेरिएंस एनालिसिस के सारे क्वेश्चन या तो प्रोडक्शन बेस होंगे, नहीं तो सेल्स बेस होंगे। क्लियर? तो आइए, आपने एक स्टैटिक बजट बनाया था 100 यूनिट बेचने का। कितने का? 100 यूनिट बेचने का बनाया था, और उसकी सेल्स प्राइस थी 8 रुपए की। ठीक है। अब आपने एक्चुअल में जब आपका सेल हुआ तो वो आपका 1120 यूनिट सेल हुआ। कितने का यूनिट सेल हुआ? 1120 यूनिट सेल हुआ, और 7 रुपए का सेल हुआ। अभी आपने अपने सेल के लिए बजट कितना रखा था जी? आप अपने रेवेन्यू बजट कितना रखे थे? 8000 का। अभी आपकी रेवेन्यू कितनी आई? अभी आपकी रेवेन्यू कितनी आई जी? 7840 रुपया। तो देखा जाए, अगर आप एक फैक्टर पे अगर डिसीजन लेंगे, अगर आप एक फैक्टर पे डिसीजन लेंगे, एंड दैट फैक्टर इज यूनिट,
अगर आप यूनिट पे डिसीजन लेंगे तो यूनिट पे आप क्या बोलिएगा जी, 1000 से मैंने 1120 कर दिया, 1000 से मैंने 1120 कर दिया, क्लियर। और अगर सेल्स प्राइस पे अगर आप डिसीजन ले, सेल्स प्राइस पे बात करेंगे तो आप बोलिएगा मैं 8 से 7 कर दिया, 8 रुपए का मैंने सेलिंग प्राइस रखा था लेकिन वो 7 रुपए में बिका। ऑल टुगेदर आप बोलिएगा मेरा बजटेड जो रेवेन्यू था वो था, मेरा बजटेड रेवेन्यू जो था मेरा वो 8000 का था और मेरे को एक्चुअल रिसीव हुआ 7840। अगर आप फ्लेक्सिबल बजट नहीं बनाएंगे तो आप क्या बोलिएगा, मेरा कितने का रेवेन्यू नुकसान हुआ, 160, ठीक है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि ये बजट जब आपने बनाया था तो वो बजट आपका था 1000 यूनिट पे, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए यूनिट चेंज होना जरूरी हो गया, क्योंकि आप अगर कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू चेंज इट टू द एक्चुअल लेवल। तो हम आपको एक बीच में क्या करना पड़ेगा, एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा। इसका डिफिनेशन बोलता है कि फ्लेक्सिबल बजट जो होता है वो क्या होता है, पुराना बजट बनाना है, पुराना बजट बनाना है बट नए लेवल पे बनाना है, बट नए लेवल पे बनाना है। इसका मतलब कि अब जो बातें कहूंगा कि अब जो आपका जो लॉस हो रहा है, एक्चुअल में जो लॉस है वो कुछ ज्यादा है, यानी अब जो एक्चुअल में जो लॉस रिपोर्ट होना चाहिए था, लॉस ऑफ रेवेन्यू 1120 रुपए की रिपोर्ट होनी चाहिए, बट इनिशियली आप जो रेवेन्यू लॉस रिपोर्ट कर रहे थे वो आप कम कर रहे थे, वो कर रहे थे आप 8000 माइनस 7840, 160। तो आपकी गलत रिपोर्टिंग हो रही थी। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग सही हो उसके लिए आपको बीच में एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, स्टैटिक बजट एडजस्टेड विथ करंट लेवल ऑफ आउटपुट, स्टैटिक बजट एडजस्टेड एट करंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो आइए अब इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं। तो इट सब बोलता है कि क्या डिफिनेशन बोलता है, बोलता है फ्लेक्सिबल बजट्स प्रोवाइड्स अ प्लान of a range of activities so that budget can be updated to the actual level of activity। तो ये है एक्चुअल में डिफिनेशन। तो अब बात होता है कि ये क्या हो रहा है जी, बोल रहा है फ्लेक्सिबल बजट क्या बोलता है, क्लासिफाई द बजट रिक्वेस्ट बाय एक्टिविटी एंड एस्टिमेट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द ईच। ये डिफिनेशन ही नहीं है। बोल रहा है प्रेजेंट द स्टेटमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर द पीरियड बट नॉट प्रेजेंट द फॉर्म्स कमिटमेंट, ये भी डिफिनेशन नहीं है। आपको जो चेक करने वाली चीज क्या है कि एडजस्टेड टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये क्या होता है, ये डिफिनेशंस के की पॉइंट्स हैं। बोल रहा है प्रेजेंट द प्लान फॉर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी सो दैट प्लान कैन बी एडजस्टेड फॉर द चेंज ऑफ एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक स्टैटिक बजट बनाया था जो कि 1000 का था और हमने एक्चुअल में जब सेल किया तो 1120 सेल किया, तो 1127 में सेल किया तो 7840 हुआ। अगर हम इसको स्टैटिक बजट से अगर कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि 160 का मैंने अंडर रेवेन्यू बुक किया है, पर एक्चुअल में वो गलत है, क्योंकि हमको एक्चुअल हमारा कुछ हमको क्या करना है, हमको एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट को लाना है और स्टैंडर्ड के रेट से उसको अप्लाई करना है। यानी कि जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो बोलता है स्टैटिक बजट एडजस्टेड एट एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि अगर आप डिफिनेशन के लैंग्वेज में बात करें तो आप सीधे बोलिएगा फ्लेक्सिबल बजट जो होता है वो क्या बोलता है, स्टैटिक बजट एडजस्टेड एट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये होता है डिफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्लाई करना है। फिर बोल रहा है व्हेन द सेल्स वॉल्यूम इज अ सीजनल इज नेचर, अगर आपका सेल्स की वॉल्यूम अगर सीजनल इन नेचर है, यानी कि किसके तरह है,
आम है, तो आम क्या होता है, आम गर्मी का है तो वो सीजन बेस्ड बिजनेस होता है। तो आम का सेल हो सकता है, अभी तो आम 24 मंथ्स होते हैं, फिर भी जो गर्मी का सीजन होता है अप्रैल मई जून जुलाई, तभी आपके पास आम होते हैं। उसके बाद वाले सीजन में आम होते भी हैं तो कम होते हैं। तो बोल रहा है सर्टेन आइटम इन द बजट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। द मोस्ट 3 सिग्निफिकेंट आइटम बताना है कि हमको क्या क्या सोचना पड़ेगा व्हेन आई एम डिसाइडिंग। कोई भी सीजनल लेवल पे जब हमको कोई बिजनेस या कोई बजट डिसाइड करना है तो मेरे को क्या क्या डिसाइड करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि आप लेबर आवर डिसाइड कर दो, WIP डिसाइड करो और सेल्स वॉल्यूम डिसाइड करो। पहली बात तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीजनल का नेचर का आइटम है, तो सीजनल नेचर में आइटम में सेल्स वॉल्यूम बजट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, प्रोडक्शन से होता है। फिर प्रोडक्शन कहाँ पे आता है, रॉ मटेरियल लेवल पे आता है। ठीक है, तो यानी ये लिंकेज टूट जा रहा है यहाँ पे। तो दिस कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ बेस्ट कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पे सिग्निफिकेंट आइटम यानी कि बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे को बताना है, तो ये वाला डिफिनेशन उस कंडीशंस को क्वालिफाई नहीं करता है। तीसरा बोलता है सेल्स वॉल्यूम के साथ दूसरा, तो सेल्स वॉल्यूम है, फिर फिनिश की इन्वेंट्री है, चूंकि सीजनल है तो आपको क्या क्या इंश्योर करना होगा, आपको प्रोडक्शन इंश्योर करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री इंश्योर करनी पड़ेगी। और ये आएंगे कहां से, ये आएंगे आपको, ये आपके पास आएंगे कहां से, ये आपके पास जो आएंगे वो आएंगे आपको सेल्स के वॉल्यूम से आएंगे। सेल्स की वॉल्यूम पहली बजट बनेगी, वहां से आप बैक कैलकुलेशन करेंगे तो आप फिनिश की इन्वेंटरी निकालेंगे, फिर बैक की कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपके प्रोडक्शन की आएंगी। आ जाइए फिर हम इसको देखते हैं। दिस इज डिफाइंड एज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। यहां भी बोल रहा है कि रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये तीनों अगर हमारे लिए ये नॉर्मल बिजनेस होता तो दिस मे बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने इसमें तीनों कंसीडर कर लिया है। बट चूंकि ये सीजनल आइटम है और इसमें सेल्स जो है बाकी सारे चीज को डिसाइड करती है, सेल्स जो होता है वो होता है ट्रिगर फैक्टर, तो वो पार्ट इसमें मिसिंग है, तो दिस कैन नॉट बी डिफाइंड एज द बेस्ट आंसर। फिर यहाँ पे भी सेल्स वाला पार्ट मिसिंग है, तो वो ट्रिगर पॉइंट्स है जो कि मिसिंग है। तो इन्होंने बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड आर द सेल्स वॉल्यूम एंड प्रोडक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तीसरा जो था वो सेल्स इन्वेंटरी था, चूंकि बैकवर्ड कैलकुलेशंस में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम था। तो सेल्स बजट पहला होता है, और चूंकि ये सेल्स से ये सारी चीजें इसमें बजट बननी है, तो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने थे जिसमें सेल्स वॉल्यूम होते। तो पहला वाला इनकम्प्लीट था क्योंकि उसमें प्रोडक्शन के बारे में बातें नहीं थी, इसलिए सेकंड इज द बेस्ट परफेक्ट आंसर। फिर बात आती है कि बताइए द म्युनिसिपल गवर्नमेंट रिक्वायर द ईच डिपार्टमेंट सुपरवाइजर टू सबमिट एन एनुअल बजट एंड रिक्वेस्टिंग द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द डिपार्टमेंट, citing the decision package relating to the each goal, and each device describe the set of the desired activity, the benefit of this activity and the potential consequences of not performing this, and the funds are allocated based on the estimated cost and the benefit of the each item. This is an example. So this is nothing, this is just an example. जब आप जिंदगी में कोई भी टाइम फर्स्ट टाइम जब बजट बनाते हैं, तो फर्स्ट बजट बनाने के लिए ईच लाइन को आपको क्या करना पड़ता है, ईच लाइन जो भी आपके बजट की लाइंस होती है, आप उसको क्या करते हैं, हर लाइन को आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। एंड जस्टिफाई करने का प्रोसेस क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये फर्स्ट बजट का मतलब जीरो बेस्ड बजट बोलते हैं हम लोग इससे टेक्निकल लैंग्वेज में, जीरो बेस्ड बजट। ये हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम SCRATCH, स्क्रैच से स्टार्ट होता है, और हर एक लाइन को जस्टिफाई करना पड़ता है, हर एक लाइन की रीजनिंग देनी पड़ती है, हर एक लाइन के रीजन देने पड़ते हैं। इफ आई कंसीडर, तो मेरा क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, उसकी एनालिसिस। इफ आई नॉट कंसीडर, तो हमको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखने होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब नुकसान,
लॉस। ठीक है, ये सारी हमको बतानी पड़ती है। तो इस टाइप की अगर डिटेल चीजें बतानी है तो वो हमारे लिए कहलाएगी जीरो बेस बजट। जीरो बेस इज अ प्लानिंग दैट इज ईच मैनेजर मस्ट जस्टिफाई द डिपार्टमेंट द एंटायर बजट एंड इट इज फ्रॉम द एवरी ईयर अंडर द ZBB जीरो बेस बजट मैनेजर मस्ट बिल्ड एन बजट एवरी ईयर फ्रॉम द बेस ऑफ जीरो। इसका कोई पुराना हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आप नहीं लेते हैं। ठीक है, अब बात आता है द कंपनी हैज मेड द क्वार्टरली बजट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। अगला 12 महीने का उसने 4 क्वार्टर का बजट बनाया है एंड दीज बजट्स एंटिसिपेट द स्पीडी डिक्रीज इन द यूनिट ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि कॉस्ट में पैसे घट रहे हैं। यानी आपने जो आज 10 रुपए का प्लान किया था, अगला महीना पे हो सकता है कि 9 रुपए में आ गया, फिर 9 रुपए के बाद 8 में आ गया, फिर 7 में, फिर 6 में। इस तरह से उसके यूनिट कॉस्ट में, प्रोडक्शंस में कम आ गए, स्पीडी डिक्रीज आ गए। अकॉर्डिंग टू द यूनिट कॉस्ट ऑफ द फोर्थ क्वार्टर इट इज द मटेरियल लो फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। यानी पहले क्वार्टर में आपने जो 10 रुपया रखा था कॉस्ट, अगले चौथे क्वार्टर में आके वो 6 रुपए का हो गया। बट एन अनफेवरेबल वेरियंस, अब एक अनफेवरेबल उस पे क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट किया गया, अनफेवरेबल वेरिएंस रिपोर्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अनफेवरेबल रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट हो गया क्योंकि वहां पे हमने क्या यूज किया है जी, हमने वहां पे काइजन कॉस्टिंग यूज किया। काइजन कॉस्टिंग इसलिए यूज किया क्योंकि हम जब कॉस्ट को घटा रहे हैं तो साथ में हम अपने रिसोर्सेस को भी कम कर रहे हैं। यानी वहां पे हम अपने लर्निंग को अप्लाई कर रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करना था, हम स्टैंडर्ड भी कम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड को हम स्टैटिक लेवल पे नहीं रख रहे हैं, बेस लेवल पे नहीं रख रहे हैं, हम उसको भी कम कर रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जब वेरिएंस निकल रहा है तो रिवाइज्ड वैल्यू पे निकल रहा है, जिसके कारण हमारा अनफेवरेबल आ रहा है। यानी स्टिल वी हैव अ रूम फॉर आवर इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल्स आपको देते हैं। ठीक है जी, तो हमारा एग्जांपल्स ये है कि मान लीजिए कि हम एक लेबर का कॉस्ट लगाते थे यूनिट नंबर 1 2 3 एंड 2, उसके बाद 4 एंड 8। अब हमारी 80% की अगर लर्निंग रही होगी से, तो हमने यहाँ पे बोला होगा कि पहले में हम 100 घंटा लगाएंगे और 1 रुपए की मान लो कॉस्टिंग है। ठीक है, हम ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं। तो हमारी इसके हिसाब से, लर्निंग कर्व के हिसाब से, सेकेंड प्रोडक्ट पे हमारा जो कॉस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जी, यानी जब हम 8वां यूनिट बनाया, ठीक है, तो हमने 8वें यूनिट पे हमने अपना कॉस्ट रिपोर्ट किया, अपना कॉस्ट रिपोर्ट किया कितना, 409 रुपया। पर इवेंचुअली हम अपना जो है काइजन कॉस्टिंग के हिसाब से, जिसको CI भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है, इसमें को हमने काइजन कॉस्टिंग लगा के हमने अपना जो एक्चुअल रिपोर्ट किया, हमने यहाँ पे 100 रिपोर्ट कर दिया था टोटल कॉस्ट। हमने यहाँ पे जब रिपोर्ट किया तो 160 के जगह 170, जो कि सिग्निफिकेंटली लो भी है। हमने यहाँ पे रिपोर्ट करना था 256 रिपोर्ट करना था, लेकिन हमने अपना कॉस्टिंग रिपोर्ट किया 260। ठीक है, कंपैरेटिवली ये लो है। तीसरे वाले यूनिट, मतलब पहले वाला जो प्रोडक्शन या पहले क्वार्टर में जो प्रोडक्शन हुआ था उससे सिग्निफिकेंटली लो है। यहाँ पे हमने मान लो कि 420 रुपए का रिपोर्ट किया। तो अगर देखा जाए कि पर यूनिट पे हमारा सिग्निफिकेंटली लो है, क्यों, यहाँ पे हमको ये 100 रुपये, इसकी एवरेजिंग जब करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये एवरेज में यहाँ पे 100 रुपया आता था, जबकि इसका एवरेज क्या हो रहा है, 85 हो रहा है, इसका एवरेज 65 हो रहा है, इसका एवरेज जो है 52 रुपया 50 पैसा हो रहा है।
तो अगर हम इस लेवल पे अगर हम अपना वेरिएंस एनालिसिस करेंगे तो हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल दिखाएगा, इवन दो इफ आई अप्लाई द काइजन कॉस्टिंग, बिकॉज सेम टाइम आई एम ऑल्सो अप्लाइंग द लर्निंग कर्व, माई लर्निंग इज सेइंग दैट माई time is to reduce from 100 to 51.2 hours, but actually I was able to reduce my time 52.5 only. It means still there is a room for improvement where I can do some efficiency increased, जहां पे हम अपने प्रोसेस को और इम्प्रूव करके हम अपने इफिशियंसी को अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी आपकी जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम अभी कौन सी कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं जी, काइजन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला बात बोल गया है कि हम जिस लेवल पे चाह रहे थे कि प्रोडक्शन कम होके आ जाए 51 रुपया 2 पैसे पर वहां तक नहीं आ पाया, जबकि अभी 52 रुपया 2 पैसे पे है। इसी के कारण हमारा अब जो वेरिएंस है अभी भी अनफेवरेबल आ रहा है, बट देयर इज अ स्टिल अ मैसिव रिडक्शन इन द कॉस्ट। तो अगर इस लेवल पे अगर आपने सवाल को नहीं समझा है तो मैं बता रहा हूं एग्जाम में आप आंसर करते वक्त गलती कर जाइएगा। अब आ रहा है क्वेश्चन, रॉकेट इंडस्ट्री हैज अ 4 डिवीजन, उनके 4 डिवीजन होते हैं। इन द कोस्ट टू डेवलप ऑफ द मोर अचीवेबल बजट फॉर द कमिंग ईयर, उसको लगता है कि हम ज्यादा बेहतर अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। has elected to develop the company budget by using the decentralized bottom up approach। ठीक है, उसके बाद चीफ जेरिट अ प्रोडक्शन मैनेजर इज वन ऑफ द डिवीजन। ठीक है, बोल रहा है जेरिट्स इन्वॉल्वमेंट इन द बजट प्रोसेस विल प्रोबेबली, तो उनको क्या लगेगा कि उनकी जो बजट, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें से बताना है कि वो क्या हो गए। तो बोल रहा है कि बी नेग्लिजिबल, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। फिर बोल रहा है रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन बटन दैट इज फॉरवर्डेड टू द प्रोडक्शन बजट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो अप्रोच हुआ कि वो पहले से प्रोडक्शन बजट बना के क्या बोल रहे हैं, बजट डिपार्टमेंट को भेज देंगे। तो ये उनका रिस्पॉन्स जो क्या हो गया, ये जो हुआ ये बॉटम अप नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट को नहीं कंसीडर किया, उन्होंने अपने मर्जी से एक प्रोडक्शन बजट बना दिया है। अगर एक बंदा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, अगर सेल्स के बजट से काम इंफॉर्मेशन नहीं लिया और अपने मर्जी से कोई बजट बना के भेज देगा तो वो अलाइंड नहीं होगा। और जो ये कंपनी जो रॉकेट इंडस्ट्री है वो क्या चाह रही है कि ज्यादा अच्छा, मोर अचीवेबल, मोर अट्रैक्टिव हमको बजट बनाना है। ठीक है, उसके लिए एक बंदे को बोला कि तुम इसमें कोऑर्डिनेशंस करो, तुम इस प्रोसेस में आओ, अपना इनपुट दियो। लेकिन अपना इनपुट देने के लिए उसको इंफॉर्मेशन पहले गैदर करना पड़ेगा। उसको चाहिए होगा कि इंफॉर्मेशन वो सेल से ले कि उसको कितना सेल चाहिए, अकॉर्डिंगली वो परचेस का बजट बनाएगा। तब उसकी इनपुट जो होगी वो काम के लिए होगी, तब कंसिडरेबल होगी, नहीं तो उसकी इनपुट जो होगी वो बेकार हो जाएगी। तो इसका मतलब ये काम वो गलत कर रहा है क्योंकि अपने मर्जी से बना रहा है। वो बोल रहा है कि रिक्वायर्ड टू डेवलप द बजट आफ्टर रिपोर्टिंग, बिकॉज अगर वो इनपुट ले लेगा प्रॉपर, तब उसके बाद अगर बजट बना के देगा तो वो अलाइंड होगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ। तीसरा बोल रहा है प्रोडक्शन बजट बनाएगा पुराने साल की एक्टिविटी पे, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ ना। फिर मैनेजर्स ने उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जो बॉटम अप अप्रोच को दिया, तो वो उस प्रोसेस में ये वाले काम का कोई ये अगर चौथा काम उसने कर दिया, पुराना वाला डेटा लिया, मल्टीप्लाई बाय 110% करके दे दिया, तो ही इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द बिजनेस। ठीक है, उल्टे वो क्या कर रहा है, कंपनी में ज्यादा मिस कर देगा, क्योंकि सब अब उसके साथ मैच करने के चक्कर में खराब कर देंगे। तो he has to, being a responsible person, he has to take the input from the sales department. Based on that, he has to do the production budget. अब आता है 15 नंबर, बोला Dana Setel is the chairman of factory manager had lost her presence 6 months ago. उसको खराब लगा 6 months ago. She appointed a team from the production and service to finalize the allocation of the cost and setting the standard cost. They are still feuding. She has hired the bin and rose a large consulting to resolve this matter. All the following. तो इसमें उसने कुछ चीजें बताई हैं कि भाई मैं काम करने के लिए आप लोगों को बोला था, आपने नहीं किया। अब वो बंदा बता रहा है कि इस
सिचुएशंस में उसने कुछ एडवाइजरी दी है, तो इस एडवाइस में उसने बताना है कि इसमें से बोला द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस, नुकसान है हैविंग द स्टैंडर्ड सेट बाय द बेमन एंड रोज एक्सेप्ट दैट। एक एक्सेप्शंस बताना है। पहला, may not fully understand the cherries manufacturing process resulting in the suboptimal। इसमें से क्या बताना है कि इसमें से एक एक्सेप्शन बताना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो उसने पहले तो 6 महीना पहले अपने बंदे को ये किया था प्रोडक्शन वाले को कि बोला तुमको एक कॉस्ट का स्टैंडर्ड बताओ, उसकी एलोकेशन निकाल के देना है। ये नहीं हुआ तो उसने एक थर्ड पर्सन कंसल्टेंट को हायर कर लिया, और हायर ने कुछ अपने जो है बर्नान एंड रोज है जो उसके कंसल्टेंट है, उन्होंने उनको बोला कि देखिए कि all the following are the potential consequences to having the standard set by the बर्मन एंड रोज। तो इसमें बोल रहा है कि सारे नुकसान है, लेकिन बर्मन एंड रोज ने अगर कोई स्टैंडर्ड सेट करके दिया है तो उसमें कौन से फायदे होंगे, तो उसमें एक एक्सेप्शन बताना है, ठीक है जी। तो बोल रहा है बर्मन एंड रोज मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द चेरी मैन्युफैक्चरिंग रिजल्टिंग इन दी सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो ये कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी थर्ड पार्टी से आप अपना काम करवाइएगा तो हो सकता है कि अगर वो पूरे प्रोसेस को अगर नहीं समझा तो उससे सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग हो सकता है। तो ये नुकसान हो सकते हैं अगर बर्मन एंड रोज आपके बजट को अगर वो सेट करेगा आपका स्टैंडर्ड, तो उससे ये वाले डिसीजन होने के गलत होने के चांसेस हैं। बोल रहा है द एम्प्लॉइज ओनली रिएक्ट नेगेटिवली सिंस दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। ये भी चांसेस हैं कि अगर आप अपने यहाँ वो बंदे रखेंगे और कंसल्टेंट से काम करेंगे तो एम्प्लॉइज जो होते हैं उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है, उनको लगता है कि दे आर गेटिंग निग्लेक्टेड, तो उनके नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकते हैं। दैट इज also a consequences for hiring the third party। बोला there could be a dissatisfaction if the standard contain the cost that is not controllable by the। यानी अब तीसरा बंदा आया है, उसने अपने हिसाब से एक नंबर्स निकाल के दे दिया, और आप अगर वो नंबर अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अगर अचीवेबल नहीं है तो आपके अंदर डिससैटिस्फैक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस हैं, लेकिन एक कंसिक्वेंसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये बर्मन हायर किया गया था तो किसने हायर किया था? मैनेजमेंट ने हायर किया था। तो ये उसके कंसिक्वेंसेस नहीं है बल्कि ये बेनिफिट्स हैं। तो दिस लुक्स लाइक अ बेनिफिट्स। क्यों? इसमें मैनेजमेंट का उसको फुल बाई इन है, फुल एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो ये बोला कि ये 3 जो है ऐसे कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं अगर आप एक बजटिंग प्रोसेस में किसी कंसल्टेंट से अपना बजटिंग अप्रूव कराओगे, तो ये आ सकते हैं एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट चाहता ही था कि कोई बंदा आके उसके लिए काम करे, यानी मैनेजमेंट बाई इन है, मैनेजमेंट का उसमें कंसेंट है, ठीक है। तो अंटिल 15 आई हैव डन, नेक्स्ट 15 you have to do, then after I will be discussing each and every question from this assignment। Each and everything I will discuss with you from this assignment। ठीक है भाई? यस सर। तो अभी आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ नया चीज था या कुछ सीखने को, या कोई चीज जिसमें हम भी कुछ इम्प्रूव कर सके? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ समझ नहीं आया जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो क्वेश्चन, हाँ, इसमें क्या बोल रहा था? इसमें क्या था? हाँ, तो ये नॉट एडवांटेज का मतलब, सुनिए ना, नॉट एडवांटेज का मतलब इसमें से, हाँ, नॉट एडवांटेज का मतलब क्या होता है? बोल रहा है हाँ, बोल रहा है यूजुअली नॉट साइटेड एज बीइंग एडवांटेज ऑफ द प्रोसेस, ठीक है।
Which of the following is usually not cited as being advantage? ठीक है, तो इसमें is usually not cited as फॉर्मल आपके बजटिंग प्रोसेस का एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो इट लाइक आपने अपने बजटिंग प्रोसेस से कुछ एडवांटेज रखा होगा ना कि हमको बजट लगाऊंगा तो ये सारे चीज हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें एक वो बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, क्या बेनिफिट्स नहीं है? ये बोल रहा है कि आपकी इनएफिशिएंसीज को वो प्रिवेंट कर ले, क्योंकि आपकी इनएफिशिएंसीज जो है वो आपकी क्वालिटेटिव नेचर्स है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपके जो करते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ यही बताते हैं कि 500 का मैंने आपको एक बजट दिया, आपको 500 के अंदर में खर्चा करना है, या मैंने एक टाइम दिया हुआ है कि 5 घंटे में एक काम को कंप्लीट करना, आपको 5 घंटे के टाइमलाइन में उसको कंप्लीट करना है। अब आप उसको कैसे कितना इफिशिएंटली कर रहे हैं, कितना इफिशिएंटली नहीं कर रहे हैं, ये बजट का कोई कॉल नहीं होता। अगर आप 5 घंटा के बदले अगर 6 घंटा लगाएंगे तो यू विल बी कंसीडर एज इनएफिशिएंट, बट बजट कैन नॉट प्रिवेंट यू बीइंग एन इनएफिशिएंट। ठीक है, तो आप इनएफिशिएंट हो जाओ, हाँ, बट बजट विल नॉट स्टॉप यू टू बीइंग एन इनएफिशिएंट ना। बजट कैन रिपोर्ट यू, ओके ये बंदे ने काम गलत, या ना, यस। ठीक है, तो ये है इसकी रीजनिंग। जी भाई, एक दफा ना जो बेसिकली जो कंट्रोल्स है ना ऑपरेशन के दौरान यूज होते हैं, तो कंट्रोल्स में बजट जो है प्रिवेंटिव कंट्रोल के तौर पे यूज होता है। तो बजटिंग कंट्रोल्स के तौर पे जब यूज होते हैं ना कंट्रोल में, तो वो सिर्फ आपको ये नहीं बोलता कि 500 का सामान है 510 रुपया नहीं खर्चा कर सकते, वो सिर्फ आपको ये बोलता है कि आपके पास 500 का बजट है, अगर आपको 500 के बजट से अगर एक्सीड करें, बोले जी, बजट का प्रिवेंटिव कंट्रोल है, उसमें एक लिमिट डिसाइड हो गई है कि आप ये लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपकी चीजें क्या होती हैं, आपके पास एक्सेप्शनल सिचुएशन है। जी, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन कॉस्ट कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो ये बोलता है कि ये क्या होता है, बजट जो होता है ना वो क्या होता है कि आपके क्वांटिटेटिव टर्म्स के बारे में बात करता है कि आपको मैंने काम दिया जो क्वांटिफेबल है, जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप वो काम कर लें। ठीक है, तो ये कभी आपको इंश्योर नहीं कर सकता कि आपने कॉस्ट में क्या इंप्रूव करा, आपको सिर्फ एक कंपैरिजन देके दे देगा। आपकी फ्यूचर में आपकी इनएफिशिएंसीज क्या है वो नहीं। आपको एक 5 घंटे का काम दिया गया, आपने 6 घंटे में कर दिया, आपको सीधे बोलेगा भाई आपने एक काम किया, आप जो है आपने ज्यादा टाइम ले ली। यानी ये आपको प्रिवेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा ताकि आप नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है थ्रू द वेरियंस एनालिसिस नेक्स्ट टाइम में आप इसको प्रॉपर यूज कर लें और आगे के लिए आप ये हो जाएं। बट अभी करंट प्रोसेस में आपको रोक पाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें हैं। तो 15 नंबर सवाल तक, आनंद भाई